हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं। आपको इसको फोकस करके समझना है क्योंकि यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बेस्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जितना अधिक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। और ये जो हमारा टॉपिक है वह है एनसीईआरटी का टॉपिक 4.5, जो कि है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पे विचार करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले इसे देखते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन से ऐसे कारक हैं जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, बढ़ता है अथवा घटता है। तो इन कारकों की चर्चा करें। ये पूरा चैप्टर का हम कह सकते हैं, यहां एक निचोड़ भी आएगा आपके सामने। तो सबसे पहला जो कारक है वह है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। और हमने अभी तक पढ़ा है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वह उनकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। आपने देखा होगा जो अभिक्रिया का वेग होता था वो बराबर होता था K, और इस प्रकार से इसे हम क्या कर लेते थे, लिख सकते थे। ये अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है, ये हमारा वेग नियतांक होता है, ये A ये हमारा अभिकारक है, ये उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, और N यह हमारी होती थी अभिक्रिया की कोटि। तो यहां से सीधे हम देख रहे हैं अभिक्रिया का वेग जो सांद्रता है इसके अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कह सकते हैं यदि सांद्रता को बढ़ाएं तो इससे क्या होगा, वेग भी बढ़ जाता है। तो पिछले हमने कुछ डेरिवेशंस में ये फार्मूले इससे बेस्ड टॉपिक करे थे, वहां से हमारा ये निष्कर्ष सामने आता है। दूसरी चीज, अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है सेकंड, जिसे कहते हैं हम कि अभिकारकों की अवस्था। दूसरा है अभिकारकों की अवस्था। अवस्था का अर्थ बताओ, उनके फिजिकल स्टेट क्या है, वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, तो गैस अवस्था में। तो आप देखेंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है या सबसे ज्यादा होता है तब जब अभिकारक गैसीय अवस्था में होते हैं। अभिक्रिया का वेग थोड़ा कम हो जाएगा यदि अभिकारक गैसीय अवस्था की बजाय द्रव अवस्था में होंगे, और अभिक्रिया का वेग सबसे हम कह सकते कम होता है जब अभिकारक ठोस अवस्था में रहते हैं। इसका अर्थ है अभिक्रिया का वेग हम कहेंगे गैस के लिए सबसे ज्यादा, द्रव के लिए उससे कम, और ठोस के लिए सबसे कम होता है। अभिक्रिया का वेग किसके लिए, यदि अभिकारक गैस अवस्था में हो तो अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा होगा, द्रव हो तो उससे कम होगा, और ठोस हो तो उससे कम होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों। हो सकता है कुछ बच्चे ये भी समझते हो कि शायद द्रव अवस्था में अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं की मूल बातों को समझिए। ठोस अवस्था वो होती है जिसमें दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए वो सारे के सारे जो अणु होते हैं वो मिलकर के क्रिस्टल ठोस का निर्माण करते हैं, यदि अणुओं के बीच में लगने वाला बल शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि यदि कोई अभिक्रिया आप कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ठोस अवस्था में जो अणु शक्तिशाली रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको अभिक्रिया कराने के लिए उस शक्तिशाली बल को तोड़ना पड़ेगा, जिससे वो अणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब वो किसी अभिक्रिया में भाग लेंगे। इसलिए ठोस का हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग सबसे कम होता है। उसके बाद आ जाइए द्रव। हम जानते हैं ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु कम शक्तिशाली रूप से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यदि आपको
अभिक्रिया करानी है तो द्रव अवस्था में जो अणु हैं, जो एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं एक आकर्षण बल के कारण, आपको उस आकर्षण बल को तोड़ना होगा जिससे वह अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाए। और सबसे आसान हम कहते हैं गैस के लिए होता है, क्योंकि गैस में अणु एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में रहते हैं, तो एक अणु को दूसरे अणु से अलग करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई दो अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो वो जल्दी से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो जल्दी से क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। जबकि द्रव अवस्था में होगी तो कुछ हम कह सकते हैं उनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और ठोस अवस्था में होगी तो रिएक्ट कराने के लिए शायद उनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़े, क्योंकि यदि आप दो ठोस चीजों को आपस में मिलाएंगे तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग उनकी जो अवस्थाएं होती हैं अभिकारकों की, उन पर भी निर्भर करता है। तो एक तो ये बात आ गई। अब हम यहां से आगे समझते हैं जो अभिक्रिया का वेग है वह एक और चीज पर निर्भर करता है जिसे हम कहते हैं तापमान। अगला है हमारा तीसरा है तापमान पर, और यही हमारा ये वाला क्या है, प्रेजेंट टॉपिक है। और इसके अलावा आगे हम अगला टॉपिक भी देखेंगे जिसमें अभिक्रिया का वेग कुछ बाहर से जो पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर करता है, जिसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरकों पर, उत्प्रेरक किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ये हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल आज हम ये समझना है कि आखिर तापमान से, तापमान पर अभिक्रिया का वेग कैसे निर्भर करता है। अब इसके लिए हम सामान्य जीवन के कुछ उपयोग समझते हैं। आप देखते होंगे हमारे सामान्य जीवन में हम बहुत सी रासायनिक क्रियाएं घटित करते हैं। चाहे हम कह सकते हैं हम कह लीजिए आप नींबू पानी बना रहे हैं तो जल में जो हमारा नींबू होता है उसको घोलना, वो भी अपने आप में एक रासायनिक क्रिया। आप यदि एक चाय बना रहे हैं तो चाय बना करके आप जब चाय पूरी बना लेते हैं, उस चाय में आप हम कह सकते हैं जल में थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, थोड़ा आपने चीनी डाल दी, थोड़ा दूध डाल दिया, उसको मिला करके एक चाय तैयार कर रहे हैं, वो भी अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि कोई, मान लो आप घर में कोई सब्जी बना रहे हैं, दाल ही बना रहे हैं, तो आपने क्या करा, पानी रखा, उसके ऊपर कुछ दाल डाल दी, उसमें नमक मिर्च मसाले सब चीजें डाल दी, और फिर उसको उसके गैस के ऊपर रख करके जो उसका कुकिंग का प्रोसेस है वो भी अपने आप में क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमें अभिक्रिया को घटित करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। तो पहले इसका एग्जाम्पल, जो एक फॉर्मल एग्जाम्पल है, हमारी बुक का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, पहले हम उसको देखेंगे, फिर इसको हम अपनी जर्नल लाइफ से करेक्ट करके समझेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा हमारे पास दो अभिकारक हैं H2 तथा I2, और इनसे मिलकर के निर्माण हो रहा है 2HI का। हाइड्रोजन और आयोडीन हमारी दो गैसीय स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब हम कहें कि क्या ये सीधे ही रिएक्ट कर जाएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि होता क्या है, हाइड्रोजन के जो दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। एक क्या होता है, बॉन्ड होता है इनके बीच में। ये आपस में रासायनिक आबंध के कारण बड़े बने हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये आयोडीन के भी दो परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड कह लीजिए या रासायनिक आबंध कह लीजिए, उसके द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये तो जल्दी से इसकी तरफ जाने वाला नहीं है, ये नहीं चाहता कि मैं इससे इधर की तरफ चले जाऊं, और इनको आप डाल के रखिए एक जगह, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करने वाले। क्या व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हमने अभी आपको चाय का एग्जाम्पल दिया, हमने अभी आपको नींबू पानी का एग्जाम्पल दिया। यदि नींबू पानी के एग्जाम्पल को एक तरफ हटा दिया जाए, हम कहें चाय का एग्जाम्पल, या आप मान लो दाल बना रहे हैं उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यदि आप एक प्रेशर कुकर में या एक बर्तन में आपने कुछ पानी डाल दिया, कुछ उसमें दाल डाल दी, उसमें नमक मिर्च मसाला सब चीजें डाल दी, और उसको ऐसे ही आप रख दो, तो क्या दाल बन के तैयार हो जाएगी? क्या आपकी वो दाल रेडी हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। होगी कब? जब आप उसे किसी गैस के ऊपर रख करके उस पूरे बर्तन के अंदर जो जो मटेरियल है उनका ताप बढ़ाएंगे।
अब आप सोचिए आखिर ताप बढ़ाने से होता क्या है। ताप बढ़ाने से पहली तो यह बात होती है कि जो आपकी दाल होती है वो क्या होती है, टूटती है, वो गलती है। अब ठीक जैसे आप ताप बढ़ा करके आपने जो दाल डाली है उसको गलाते हैं, ठीक वही प्रक्रिया यहां पर भी आपको आवश्यकता होती है। वहां भी वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि उसको यहां के सिमेट्रिकल समझें तो ये एक प्रकार से दाल समझिए इसको। आपको इस बॉन्ड को यदि ब्रेक करना है, ये जो हमारा हाइड्रोजन का जो हम कह सकते हैं अणु है जिसमें दो परमाणु जुड़े हुए हैं, यदि इस बॉन्ड को ब्रेकअप करना है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम साथ साथ यहां पर समझते हैं। हमने एक तरफ ले लिया, एक तरफ हम ले रहे हैं ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा ले लेते हैं, जो किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं अभिक्रिया की प्रगति, कि अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, इसका मतलब वो हम कह सकते हैं अभिकारकों से उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। कहने का अर्थ यह है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे हैं अभिकारक, और ये क्या है, ये हमारा है उत्पाद। तो अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित हो जाए पूर्ण रूप से तो हम कहेंगे अभिक्रिया घटित हो गई। तो नीचे अभिक्रिया की प्रगति एक्स अक्ष पर स्थित है, जबकि वाई अक्ष पर हमने क्या ले ली, ऊर्जा या ऊष्मा ले ली। अब प्रारंभ में क्या रहता है, शुरुआत जब होती है तो आपके पास उत्पाद थोड़े रहते हैं, आपके पास क्या रहते हैं, अभिकारक रहते हैं। तो अभिकारक को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट। तो हम कहते हैं शुरू में इन अभिकारकों में क्या कुछ ऊष्मा कुछ ऊर्जा होगी। कभी सोचिए आप फिर से हम वही दाल का एग्जांपल ले रहे हैं। आपने दाल ली तो दाल का कुछ तापमान होगा। आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर नहीं होगा। तो हम कहेंगे क्यों नहीं होगा, जो रूम टेम्परेचर होगा, जो कमरे का तापमान होगा, क्या उतना तापमान उस दाल का नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसको यदि आप देखोगे तो वो कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है आपकी दाल। वो जो कच्ची दाल है, जो रॉ मटेरियल है, या जो आप जितनी चीजें डाल रहे हो, चाहे पानी डाल रहे हो, मसाले डाल रहे हो, उनका भी अपना अपना एक ना एक तापमान जरूर होगा। तो वो सारे क्या है, एक प्रकार से अभिकारक हैं, यानी कि रिएक्टेंट है। तो उनकी अपनी एक ऊर्जा होगी। तो उस ऊर्जा को हम कह रहे हैं, मान लेते हैं उनकी ऊर्जा इतनी थी, ये ऊर्जा, और इस ऊर्जा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ER से, यानी कि रिएक्टेंट की ऊर्जा, अभिकारकों की ऊर्जा। कब? जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी प्रारंभ में। तो हमने कहा रिएक्टेंट की ऊर्जा इतनी थी। अब आप अभिक्रिया कराना चाह रहे हो, तो अभिक्रिया कराने के लिए हमने कहा वो दाल बनाने के लिए उसको गैस पे रखना पड़ेगा। जब गैस पे रखोगे तो तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ठीक वैसे ही यहां पर इनके बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेकअप करने के लिए, कमजोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, यहां से इसका तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाते चले गए, सिमेट्रिकल लेंगे इसको, ये हमने तापमान बढ़ाया, और एक तापमान ऐसा आ गया कि यहां पर पहुंचने के बाद ये जो हमारे बॉन्ड थे ये ब्रेक हो गए। जब ये ब्रेक हुए तो इनकी स्टेज कैसी हो गई, इनकी स्टेज इस प्रकार से होगी, H सिंगल बॉन्ड, H I सिंगल बॉन्ड, जो I था, इनके बीच के बॉन्ड क्या हो गए, वीक पड़ गए, कमजोर पड़ गए, और ये H से नए बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से ये H है, और ये हमारे आयोडीन के परमाणु हैं। तो इन आयोडीन का ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड वीक पड़ गया। हाइड्रोजन का भी बॉन्ड वीक पड़ गया, अबंध, रासायनिक अबंध, केमिकल बॉन्डिंग वीक पड़ गई इनकी, और ये नए बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दाल के प्रोसेस में समझे कैसे होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि अब आपकी दाल गल जाती है।
अब जब दाल गल गई, उस दाल को गलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ताप बढ़ाना पड़ता है। तो ठीक वही बात यहां है कि इन बॉन्ड्स के, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनके, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जितनी ऊर्जा आपको देनी होती है उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा। तो पहले कितनी ऊर्जा थी? इतनी ऊर्जा थी। आपने कितनी ऊर्जा एक्स्ट्रा दे दी? यहां से ये ऊर्जा एक्स्ट्रा दी। तो इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? EA, जिसे कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। इंग्लिश में कहा जाता है इसे एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी ऊर्जा आपने एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करवाई। तो अब क्या हुआ? ये बॉन्ड टूट गए, और टूट के ये ऐसे ही हैं। अब हमने मुख्य हमारी ऊर्जा का काम था कि इन बॉन्ड्स को तोड़ना, इसलिए इतनी ऊर्जा दी। अब बॉन्ड तो टूट गए। अब बॉन्ड टूटने के बाद क्या होती है? ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो यहां से क्या होता है? धीरे धीरे ताप घटना शुरू होता है, और ताप घटते घटते हम कहते हैं एक ऐसी स्टेज पे नीचे तक आता है, और उसके बाद ये रिएक्शन घटित हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया इस ताप पर घटित नहीं होती है, यह भी आपको समझना है। ये इतना ऊंचा ताप आपने केवल इसलिए नहीं दिया कि यहां पर पहुंच करके रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। ये इतना ज्यादा ताप, इतना ज्यादा ऊष्मा आपने इसलिए दी जिससे ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए, ये वाले बॉन्ड। जब ये ब्रेकअप हो गए तो अब धीरे धीरे ताप घटता है और ये नई बॉन्डिंग बनने लग जाती है। तो नई बॉन्डिंग क्या बनेगी? ये इधर की ओर अभी कुछ नहीं बना था, अब यहां से नई बॉन्डिंग बनती है, यानी कि 2HI में ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर पहुंच करके हमारे को 2HI मिल जाता है। और यहां पर क्या था? यहां पर हमारे पास था H2 प्लस I2। तो अब आप कहोगे सर यहां पर क्या है? ये वाला पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हमारी ये वाली स्टेज होती है, यानी कि H, इसका बॉन्ड क्या हो जाते हैं? हम कह सकते हैं ब्रेक हो जाते हैं, और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है इस स्टेज पे। लेकिन अभिक्रिया घटित नीचे आकर के होती है। तो ये जो एनर्जी है जीरो से लेकर के यहां तक की, इस एनर्जी को हमने क्या कहा था? ये हमारे अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा है, अभिकारक की ऊर्जा है, जिसे ER से रिप्रेजेंट किया था। और अंत में ये जो ऊर्जा आती है, जो हमारा जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, इस ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं EP से, यानी कि ये प्रोडक्ट की, उत्पाद की ऊर्जा है। क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमारा उत्पाद तैयार हो चुका है, हाइड्रोजन आयोडाइड तैयार हो गया है। तो ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो फिर इसको एक बार और आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पूरा प्रोसेस समझने का है प्यारे बच्चों। इस रिएक्शन के सापेक्ष कहें तो हमने कहा पहले अभिकारक थे आपके पास, अभिकारकों की इतनी ऊर्जा थी, इनिशियल एनर्जी थी उनके अंदर। अब इस एनर्जी पर ये इन्होंने क्या करी? आपस में अभिक्रिया नहीं करी, या आप कह सकते हो बहुत स्लो रही होगी। तो आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया तो इससे क्या हुआ? इनके बीच का ये जो बॉन्ड था ये धीरे धीरे ब्रेकअप होना शुरू हुआ, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ। जैसे जैसे ताप बढ़ाते रहे वैसे वैसे इनके बॉन्ड कमजोर पड़ते रहे। एक स्टेज ऐसी आई कि इस स्टेज पर, इस ताप पर, ये जो हमारे बॉन्ड थे ये पूर्ण रूप से क्या हो गए? दुर्बल पड़ गए, और एक नए बॉन्ड बनने शुरू हो गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का आबंध हम कह सकते हैं टूट गया, और हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच का आबंध बनना शुरू हो गया। कहा हमने ये नहीं कहा पूर्ण हो गया। तो ये स्टेज हमारी क्या थी? ये वाली थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब ताप घटना शुरू हुआ, क्योंकि अब आपको ताप की जरूरत नहीं है। ताप ज्यादा इसलिए चाहिए था क्योंकि आपको रासायनिक आबंध को तोड़ना था, तो वो तो टूट गया। तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ और रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे घटित हुई, और इस स्टेज पर आकर के क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो ये हमारा क्या है? प्रोसेस। अब इसको मैंने एग्जांपल दिया था आपके, किससे? हमने कहा दाल बनाई आप, तो उसमें क्या थे? ये हाइड्रोजन, ये H2 और I2 की जगह क्या थे? आपकी दाल थी, आपके उसमें मसाले थे, जल था, ये सब चीजें थी। जब आपने ताप बढ़ाया, क्योंकि ठंडा रखोगे उसको तो तब दाल नहीं बनेगी, जब ताप बढ़ाओगे तो दाल बनेगी। अब ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा गर्म करा और उसको भाप बाहर निकाल दिया। आप देखते हो यदि आपने प्रॉपर टाइम तक
उस दाल को नहीं पकाया तो निकाल के देखिए, दाल के जो दाने होंगे वो वैसे के वैसे मिलेंगे आपको, वो पूर्ण रूप से गले हुए नहीं होंगे। ठीक वही बात यहां पर हो रही है। यदि आपने इसको ताप को प्रॉपर स्टेज तक नहीं पहुंचाया तो आपकी ये जो बॉन्ड है ये पूर्ण रूप से ब्रेकअप नहीं होंगे। ये ब्रेकअप नहीं होंगे तो अभिक्रिया घटित नहीं होगी। तो जब आप अपनी दाल को एक प्रॉपर टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो क्या होती है, दाल गल जाती है। और जब दाल गल गई तो मेन काम तो वही था, जैसे यहां पर बॉन्ड तोड़ना मेन काम था। उसके बाद वो बाकी जो उसके अंदर हम कह सकते हैं चीजें रहती हैं, मसाले हो गए या जल हो गए, तो उसमें वो क्या होते हैं, घुलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। और फिर उसको ज्यादा ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने कभी दाल बनाई हो, सब्जी बनाई हो, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में थोड़ा ताप ज्यादा रखते हो आप, और जब वो बॉईल होना शुरू हो जाता है तो आप ताप कम कर देते हो। ताप कम करने के बाद भी क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है और आपका जो भी मटेरियल है वो बनके तैयार हो जाता है। ठीक वही काम यहां पर हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर ये जो ऊर्जा होती है यहां से लेके यहां तक की ऊर्जा, ये किसके बराबर है, ER के बराबर। यहां से यहां तक की ऊर्जा किसके बराबर है, EP के बराबर, यानी कि उत्पाद की ऊर्जा। यहां से यहां तक की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और यदि यहां से लेकर के यहां तक की कुल ऊर्जा को एक नाम दिया जाए तो इस ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। और ये देहली ऊर्जा वास्तव में क्या है, यहां से लेके यहां तक की ऊर्जा है संकीर्ण ऊर्जा, और यहां से यहां तक की ऊर्जा है हमारी अभिकारक की ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा बराबर हमारी होती है किसकी, ER प्लस किसके बराबर होगी, EA के बराबर। जहां ER अभिकारक की ऊर्जा है और EA क्या है, हमारी संकीर्ण ऊर्जा के बराबर है। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड बात, इस पूरी रिएक्शन की जो हम कह सकते हैं यदि एंथैल्पी निकालना चाहें तो एंथैल्पी होगी जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारी हो जाएगी एनर्जी या एक मोल अणुओं की ऊर्जा, जिसके इसकी प्रोडक्ट की HP माइनस H रिएक्टेंट की, इसके बराबर। अब इसको यदि एनर्जी के पदों में समझें तो देखिए अभिकारकों की ऊर्जा है ज्यादा और उत्पादों की ऊर्जा है कम। यानी कि हम कह सकते हैं चूंकि ER या EP से रिलेशन लेते हैं, EP लेस देन है किससे, ER से, तो इसका अर्थ है कि जो डेल्टा H है, डेल्टा H का जो मान है वह मान क्या है, हमारा नेगेटिव है, माइनस में है। और यदि ये माइनस में होता है तो इसे हम कहते हैं ऊष्मा। अब आप देखिए ये एनर्जी इतनी है और ये यहां पर इतनी है, तो इसको हम कहेंगे ऊष्मा। ये क्या करेगी, ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकेगी, यानी कि बाहर की ओर निकालेगी, जैसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक, इसमें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए है। आप कहोगे सर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ कैसे होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ बिल्कुल सेम यही होगा, बस एक अंतर उसमें यह आएगा कि जब वो ग्राफ यहां से डाउन आएगा, देखिए मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, यहां से यदि डाउन आए और यहां पर आकर के ऐसे निकल जाए और ये एनर्जी किसकी हो जाए, प्रोडक्ट की एनर्जी हो जाए, तो हम देख रहे हैं यहां पर EP का मान ज्यादा है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये दूसरी स्टेज बता रहा हूं, सेकंड पोजीशन में बता रहा हूं मैं। यदि EP का मान अब की बार ज्यादा है तब हम कहेंगे चूंकि EP बड़ा है ER से, तो इससे डेल्टा H जो एंथैल्पी होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, और यदि ये पॉजिटिव होगी तो ये अभिक्रिया होगी ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या होगा, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको घटित होने के लिए, चलने के लिए बाहर से लगातार ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यदि ये EP का मान ER से ज्यादा हो, जैसे मैंने यहां पर शो करा हुआ है,
ये पहले स्टेज के लिए ये पहली स्थिति है, ये वाला, और ये दूसरी स्टेज है यानी कि दूसरी स्थिति है, सेकंड स्टेज में ये है। तो पहले में ये और दूसरे में ये। यदि EP का मान ER से कम हो, जो कि हमने यहां पर दिखाया पहले में, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, डेल्टा H एंथैल्पी का मान नेगेटिव में होगा। इसका अर्थ है ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, जब घटित होगी तो अपने भीतर से ऊष्मा बाहर फेंकेगी, ऊष्मा बाहर निकालती रहेगी और स्वतः ही चलती रहेगी, हम ये भी कह सकते हैं। और दूसरी अभिक्रिया हमने कहा यदि EP का मान ER से ज्यादा हो यानी कि उत्पाद यहीं पर बन जाए, तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, इसको लगातार बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी। तो इतना ताप का कैसे प्रभाव होता है रासायनिक अभिक्रिया पर, यह आप समझ गए। तो यहां से हमारा एक निष्कर्ष ये निकला कि ताप बढ़ाने पर, ताप को यदि बढ़ाओगे तो जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये तो एक जनरलाइज हम कह सकते हैं बात है। एक साइंटिस्ट थे आर्नियस, उन्होंने इस पर एग्जैक्ट एक फार्मूला दिया था। अब हम उसी फार्मूले को देखेंगे, उससे पहले आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह देखा कि किस प्रकार ताप बढ़ाने पर मैक्सिमम जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनका वेग बढ़ता ही बढ़ता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में या प्रोसेस होने में तथा उसके ताप में जो एक रिलेशन है कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः घटित ही होती है, उनका वेग बढ़ता ही है। इस बात को बताने के लिए एक समीकरण के रूप में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्नियस, और इन्होंने एक हम कह सकते हैं मैथमेटिकल रूप में यह शो करा कि किस प्रकार से किसी अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और इसे कहते हैं आर्नियस समीकरण। तो समीकरण क्या था जो इन्होंने दिया था, इनका समीकरण था K = A e⁻ EA अपॉन RT, यह हमारा था। इसे EA ऐसे लिख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पर भी अभिक्रिया का वेग का फैक्टर तो आया ही नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग इसका सूत्र होता है बराबर K A⁻, हम कह सकते हैं N, जहां A अभिकारक की सांद्रता होती है, N अभिक्रिया की कोटि होती है, और K को कहते हैं वेग स्थिरांक। आप सीधे देख रहे हैं अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती है किसके, K के, और K क्या है, हम कह रहे हैं वेग स्थिरांक। इसके अनुक्रमानुपाती यानी कि वेग का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। और आर्नियस ने यही हमारे को एक रिलेशन दिया है कि जो वेग स्थिरांक है K, वह बराबर होता है A⁻ A × RT। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसे समझ लीजिए। हमने कहा K क्या है, यह है वेग स्थिरांक। दूसरा हम कहें A क्या है, इसे कहते हैं आर्नियस गुणांक, आर्नियस गुणांक, या इसे पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे पूर्व चरघातांकी गुणांक, और इसे आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। ये A हमारा ये हो गया। R आप जानते हैं ये होता है गैस नियतांक, और T हमारा क्या होता है, ताप। तो यह समीकरण किसके द्वारा दी गई, आर्नियस के द्वारा दी गई, और यहां से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो हमने क्या कहा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात और कही, और वो इंपॉर्टेंट बात थी कि किसी भी अभिक्रिया का ताप केवल
10 डिग्री बढ़ाने पर उसका वेग दुगना हो जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो हमने कहा अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाने पर उसका वेग, उसका यानी कि अभिक्रिया का वेग, उसका वेग दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट आपको, साथ में आर्रेनियस की जो इक्वेशन है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने आप पे चर्चा करी थी आपके साथ कि किस प्रकार अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर जो हमारे अभिकारक होते हैं उनकी बॉन्डिंग कमजोर होती है और वह क्या करते हैं, नए बंधों का निर्माण करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। और वहां पर हमने बात करी थी अभिकारकों की ऊर्जा की, जो अभिकारक होते हैं उनकी ऊर्जा। अब जब हमने बात करी थी कि अभिकारक गैसीय अवस्था में है, तो गैस के क्या सभी अणुओं की, मान लिया अभिकारक क्या है, गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में तो उसमें बहुत सारे अणु होंगे ना, तो क्या सभी अणुओं की ऊर्जा एक जैसी होती है क्या? तो इसी बात को साइंटिस्टों ने देखा और उन्होंने यह देखा कि सब अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। तो क्या कहा हमने, गैसीय अवस्था में स्थित सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। और आप जानते हैं गैसों के अणुओं की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का अर्थ होता है गतिज ऊर्जा से, क्योंकि गैस के अणु क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं ना, चलते रहते हैं। तो हम कहें कि गैस के वे अणु जिनकी ऊर्जा अधिकतम है, गैस के वह अणु जिनकी ऊर्जा अधिकतम है, उनको मान लेते हैं हम प्रदर्शित कर रहे हैं Ne से। माना गैस के उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा E, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अधिकतम है, Ne है। यानी कि वे अणु जिनकी ऊर्जा अधिकतम है, अधिकतम कितनी है, E, उनकी संख्या कितनी है, Ne है। जबकि कुल अणुओं की संख्या मान लेते हैं Nt है। जबकि गैस के कुल अणुओं की संख्या Nt है। तो अब यदि इन दोनों में ग्राफ खींचा जाए, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्राफ को, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने कहा ये हमने एक y अक्ष ली और एक ले ली x अक्ष। तो x अक्ष पर हमने लेना है अणुओं की गतिज ऊर्जा, और y अक्ष पर क्या लेना है, हम वह अंश ले रहे हैं अणुओं की संख्या का, गैसीय अवस्था में उपस्थित अणुओं की संख्या का वह अंश जिनकी की ऊर्जा Ne/Nt है। मतलब संख्या ले रहे हैं कुल मिला के, तो Ne/Nt, इसका अनुपात हमने क्या ले लिया, यहां पर ले लिया। तो जब इसमें एक ग्राफ बनाया जाता है तो हम देखते हैं ग्राफ इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से ग्राफ आता है। और यह वो अणु है जिनकी ऊर्जा मैक्सिमम है। ये ऊर्जा का मान क्या है, Ne, यानी कि इन अणुओं की ऊर्जा क्या है, E ऊर्जा वाले अणु है। तो इस प्रकार से हमें क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक और ग्राफ को एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। वो कौन सा ग्राफ है? वह ग्राफ है हमारा इस बात को समझने के लिए कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका वेग दुगना हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए भी समझाते हैं। हमने कहा हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस ग्राफ में पहला हम ग्राफ बना रहे हैं जब अभिक्रिया का वेग
सामान्य था उसको बढ़ाया नहीं था। तो किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनता है, ऐसे बन रहा है। अब ये ग्राफ बना देते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर, T डिग्री पर ग्राफ ये। अब यदि हम ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो क्या होगा, ग्राफ यहां से चला, ऐसे चले गया। तो अब ये वाला ग्राफ कौन सा है, T प्लस 10 डिग्री, उसका ग्राफ ही है। आप सोच रहे होंगे सर जब ताप हम कह सकते हैं कम था तो ग्राफ की ऊंचाई ज्यादा है, ताप बढ़ा दिया तो ग्राफ की ऊंचाई कम रह गई, ऐसा क्यों? ऐसा प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि इस ग्राफ में क्या है कि अधिकतर अणुओं का जो हम कह सकते हैं ताप है वह काफी कम है। कुछ भिन्नता ऐसी है, यदि हम कहें कि 100 अणु हैं उनमें से ई एनर्जी वाले कितने, ई एनर्जी मतलब जिनकी ऊर्जा उच्च है, तो वो मान लेते हैं हम कह दें लगभग 40% के लगभग है। बाकियों की एनर्जी क्या है, किसी की हम कह सकते हैं ई से बहुत कम है और कुछों की इक्के दुक्के की होगी जिसकी ई से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अन्यथा जो एवरेज मान है वो इस प्रकार से है। और इस वाले में जब हमने ताप बढ़ाया तो वह अणु जिनकी ऊर्जा ई से कम थी, ई क्या है, उच्च ऊर्जा, जहां पर हमने लिखा है ई यानी कि अधिकतम ऊर्जा, तो वे अणु जिनकी ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा ई से कम थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उनकी ऊर्जा बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, आप इन दोनों ग्राफों का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इन ग्राफों का क्षेत्रफल सेम होगा। ध्यान रखना, दोनों ग्राफों का क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ। ये ऊर्जा का ग्राफ उधर की ओर शिफ्ट इसलिए हो गया क्योंकि जिनकी ऊर्जा कम थी उनकी बढ़ गई। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क यह पड़ेगा कि जब हमने आपको बात करी थी कि जब अभिक्रिया घटित होती है तो यदि ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा, जब ज्यादा से ज्यादा अणु क्या होंगे, उनकी जो हम कह सकते हैं जो बॉन्ड था उनके बीच का वो ब्रेकअप होगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर यदि मैं यहां पर एक संक्रियण ऊर्जा का यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं, एक निशान बनाऊं, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, संक्रियण ऊर्जा। तो अब आप इसमें देखेंगे कि संक्रियण ऊर्जा ये है, तो ज्यादा अणु पहले जब ताप T डिग्री सेंटीग्रेड था तो ज्यादा अणु इस संक्रियण ऊर्जा के नीचे थे, इसके नीचे वाले पोर्शन पे थे, यहां पर थे। लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो अणु संक्रियण ऊर्जा के लगभग प्राप्त करके हम कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो यहां पर आप यदि इस ग्राफ को देखें और इस वाले ग्राफ को देखें, ये पूरा ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये नीचे तक, तो ये वाला जो ग्राफ होगा कौन सा, अब इसको कहां पर बनाया जाए, मान लेते हैं ये वाला ग्राफ है 1 और ये वाला ग्राफ है 2, तो हम कहेंगे ग्राफ 1 का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा ग्राफ 2 का क्षेत्रफल। इसका अर्थ है कि संक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, जस्ट डबल हो जाती है केवल ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। इसीलिए कहा गया है कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। तो मुझे लग रहा है यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे का एक ग्राफ और जो मेन इक्वेशन है उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आरेनियस इक्वेशन और साथ में विभिन्न स्थितियों में जो ग्राफ बने हुए थे उनको समझा। अब यहीं से हम क्या करेंगे, जो आरेनियस समीकरण को थोड़ा एक्सपेंड करके एक नए रूप में प्रदर्शित किया गया उसको भी समझेंगे। तो जो आरेनियस का समीकरण था वो था K इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां K वेग स्थिरांक, A जिसे हम कहते हैं आर्नियस गुणांक
या जिसे कहते हैं पूर्व चरघातांकी नियतांक, या जिसे हमने आवर्ती कांस्टेंट भी कहा था, आवर्ती गुणांक भी कहा था, वो ए है। और ये एक्सपोनेंशियल ई ए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, आर गैस नियतांक और टी क्या होता है, टेम्परेचर, जो कि केल्विन में होता है। अब हम कहें यदि इस दोनों पक्षों का हम नेचुरल लॉग लें तो लिखते हैं दोनों पक्षों का ln, ln मतलब नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग ले तो क्या आ जाएगा, ln के बराबर ये आ जाएगा ln, यह आ जाएगा a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बटे आर टी, यह आ जाएगा। अब यहां पर एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं चूंकि सूत्र होता है ln, साथ में हम यहां पे लिख रहे हैं m मल्टीप्लाई n बराबर होता है ln m के प्लस ln n के, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का हमने क्या करना है, यहां पर उपयोग करना है। यहां देखिए m क्रॉस n है, तो m की जगह क्या है a और n की जगह क्या है ये, तो ये दोनों पद ऐसे अलग अलग कर लेंगे इनको। तो क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा ln k इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो यह आ जाएगा ln a और साथ में हमारा आ जाएगा प्लस ln और साथ में आ जाएगा e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब एक चीज और, एक सूत्र और, फिर से सूत्र समझिए। सूत्र यह है कि जो हमारी ये ln है, ln मतलब लॉग, और इसको ln कब लिखते हैं, यदि ये नेचुरल लॉग हो जिसका हम कह सकते हैं आधार e हो। अब यदि इस लॉग का आधार e है और इसका हम e ही मान ज्ञात करें तो ये हमेशा 1 के बराबर आता है। 1 क्या है, e की घात यदि 1 है तो ये मान 1 आएगा, और यदि e की घात में कह दूं x है तो ये मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि log e बेस e की घात x बराबर x के होता है, और ये log e बेस को हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। तो इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ln k इज इक्वल टू, ये तो ln a ऐसे कैसे आएगा, और ये ln से e हट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस ई ए बटे आर टी, इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन, ये जो हमारी समीकरण है, इस समीकरण को थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा ln के बराबर, ये आगे ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ई ए बटे आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी, और साथ में प्लस क्या आ गया लॉग ई बेस है तो इसको ln ही लिख रहे हैं, ln ए। ये जो हमारी समीकरण है, इन समीकरण का हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, और यह समीकरण के ऊपर एक ग्राफ भी दिया गया है एनसीईआरटी में, आप उसको समझते हैं, क्योंकि एक एक ग्राफ आप समझेंगे तभी आपकी एनसीईआरटी में अच्छी कमांड होगी। तो हमने कहा ये जो हमारा समीकरण, एक सरल रेखा के समीकरण की बात करें तो जैसे होता y बराबर mx प्लस c, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो y क्या है, ये वाला पद किसको प्रदर्शित कर रहा है, y को। ये m किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये माइनस ई ए अपॉन आर किसको प्रदर्शित कर रहा है, m को। ये x किसको प्रदर्शित कर रहा है, 1 अपॉन टी को। और ये c किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कांस्टेंट ln को प्रदर्शित कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, एक रेखा का समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण y बराबर mx प्लस c, जहां y ln k को प्रदर्शित कर रहा है, m माइनस ई ए अपॉन आर को प्रदर्शित कर रहा है, जहां m क्या होता है, रेखा का ढाल होता है, ध्यान रखिएगा। ये x 1 अपॉन टी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि x अक्ष पर क्या रखना है, 1 अपॉन टी, और ये c किसको प्रदर्शित कर रहा है, कांस्टेंट को, जो कि ln है। अब इस पे यदि ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे आएगा ये भी समझिए। हमने किसके ऊपर खींचना है, एक y अक्ष और एक x अक्ष। तो ये y अक्ष ले ली मैंने और ये मैंने ले ली x अक्ष। अब y अक्ष में क्या है, ln k, तो यहां पर लिख लेंगे, ये हमारी y अक्ष थी, इसमें क्या लिखा, ln k। ये हमारी थी x अक्ष, और x अक्ष में क्या लिया हमने, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ग्राफ क्या आएगा, जो m है, m क्या होता है, रेखा का ढाल। ध्यान रखना ये m क्या है,
रेखा का ढाल। और रेखा का ढाल यानी कि m का मान किसके बराबर है, यहां से देखिए माइनस EA अपॉन R के बराबर है। तो ये माइनस में है, इसका मतलब रेखा नीचे की तरफ ढाएगी, ढाल नीचे की तरफ होगा। तो यानी कि ढाल इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा। ये क्या है, रेखा का ढाल जो कि m के बराबर है, और m किसके बराबर है, माइनस EA अपॉन R के बराबर। पहली बात। दूसरी बात, ये ln क्या है, ये वाला अंतःखंड है, यहां से लेके यहां तक का, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ln A को प्रदर्शित कर रहा है, इतना अंतःखंड को प्रदर्शित कर रहा है। और बाकी हमने ln और 1/t के ऊपर ग्राफ खींच दिया। तो इस वाली समीकरण से हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ सीधे सीधे हमारे को इनके ऊपर क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि k यानी कि वेग स्थिरांक का यदि नेचुरल लॉग लें और 1/टाइम के ऊपर यदि क्या करें, एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो वह गिरता हुआ ग्राफ आएगा। क्यों आएगा ये भी समझ लीजिए, ग्राफ ऐसे ढालदार क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि जो k था वो अनुक्रम अनुपाती था t के, यानी कि k का मान बढ़ेगा तो t का मान बढ़ेगा, तो k भी बढ़ेगा। तो ये तो अनुक्रमानुपाती था। लेकिन यदि k अनुक्रमानुपाती 1/t कर दें तो इसका मतलब t का मान बढ़ेगा तो k का मान घटना चाहिए, इसलिए ये ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके लास्ट में जो एनसीईआरटी ने एक इक्वेशन हम कह सकते हैं ड्रॉ करिए, एक इक्वेशन निकाली है, अब उसको समझते हैं। वो तो काफी आसान पोर्शन है। हम यहां पर ये वाली समीकरण लेते हैं, इससे हम जानते हैं चूंकि ln k बराबर होता है हमारा माइनस EA बटे RT और प्लस ln A के बराबर है। ये हमारी समीकरण है। मान लेते हैं ये वाली समीकरण है समीकरण 1। अब हम इस समीकरण को इस रूप में लेना चाह रहे हैं कि जो आर्हेनियस गुणांक है, जिसको हम पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कहते थे, इस पद को हम हटाना चाह रहे हैं। यहां से हम चाह रहे हैं ये पद हट जाए। तो इसको हटाने का काफी एक आसान तरीका है। आसान तरीका यह है कि आप ये ले लीजिए कि माना T1 ताप पर यदि T1 ताप पर हम कहें वेग स्थिरांक k का मान k1 हो, तो हम समीकरण क्या लिखेंगे, ln k1 बराबर माइनस EA बटे RT1 और प्लस ln A, ये होगी समीकरण 2। इसी प्रकार मैं कहूं कि इस माना T2 ताप पर यदि ताप को मैं चेंज कर दूं, T2 कर दूं, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो भी बदलेगा ताप बढ़ाने पर। क्योंकि अभी हमने ये बात करी है ना, ये बात करी है, ये वाली बात करी है, इससे सीधा हमें एक बात पता चलती है कि ताप बढ़ाओगे या घटाओगे तो वेग स्थिरांक क्या होगा, परिवर्तित होगा। और वेग स्थिरांक परिवर्तित होगा तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। तो T2 ताप पर हम लिख सकते हैं ln K2 बराबर माइनस EA बटे RT2 प्लस ln A, ये होगी समीकरण 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा देते हैं। बायां पक्ष क्या आएगा, समीकरण 3 से ln K2, यह आ गया ln K2, इससे इसका बायां पक्ष माइनस ln K1 बराबर, इसका बायां पक्ष माइनस EA बटे RT2 माइनस EA बटे RT2 और प्लस ln A प्लस ln A। अब इसको घटाना है ऊपर वाले को, तो माइनस से करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस EA बटे RT1 और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस ln A। अब देखिए ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, बस इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास सूत्र होता है एक, फिर से यहां पर लिख लेते हैं। सूत्र है हमारे पास log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n के।
इस सूत्र पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दाहिना पक्ष है, m की जगह है K2 और n की जगह है K1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये समीकरण कैसे लिख सकते हैं, ln K2 बटे K1 बराबर, ये दोनों के दोनों हम लिखें माइनस, ये है EA और नीचे है RT2 और प्लस EA RT1। तो आगे पीछे कर लें, इसको हमने क्या करा, चलिए प्लस ही कर देते हैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ने पता नहीं क्या कर दिया है। तो अब ये हमारा इस प्रकार से आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ln K2 बटे K1 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखोगे EA भी कॉमन है और R भी कॉमन है। अब प्लस वाला आगे लिख रहा हूं, तो प्लस वाला क्या है 1/T1 माइनस वाला है 1/T2, ऐसे लिख लिया। अब ln को जब हम 10 बेस लॉग में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि लॉग हमने कहा था दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक होता है जिसकी आधार क्या होती है 10। तो जब ln को नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख भी लेते हैं, चूंकि ln बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10, इसके बराबर होता है। तो ये हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करना है हमने, ln की जगह लिख लिया 2.303 और ln की जगह लॉग बेस 10, साथ में आ गया K2/K1 बराबर EA बटे R, इन दोनों में T1 T2 यदि मैं कॉमन ले लूं, एलशियम ले लूं, तो ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1, इसकी यहां गुणा इसकी यहां गुणा, नीचे दोनों की गुणा, काफी आसान है। तो अब सूत्र क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 K2/K1 बराबर, ये 2.303 दूसरी तरफ ले जाना है हर में, ये यहां गुणा में वहां भाग में जाएगा, तो क्या आ जाएगा EA बटे 2.303, साथ में आ गया R और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1 बटे T1 T2। और यही हमारे पास क्या है, वह फार्मूला है जो कि लास्ट में ड्राइव होकर हमारे पास आता है। कई जगह थर्मोडायनेमिक्स में भी और केमिस्ट्री में कई जगह इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर जब ये फार्मूले आएंगे तो वहां डेरिवेशन नहीं होगा प्यारे बच्चों, वहां हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे, चाहे ये फार्मूला हो चाहे हमारा ये वाला फार्मूला हो, ये वाला बेसिक फार्मूला। तो ये सीधे वहां पर क्या करे जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। तो इनको जरूर आप अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो लास्ट का हमारा एक्सप्रेशन यह निकल के आया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की क्लास में सबसे पहले हमने यह समझा कि कोई रासायनिक विक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसमें हमने 3 कारक बताए हैं। अब अगली क्लास में हम बाकी कारकों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही यहां पर काफी इंपॉर्टेंट जो हमारा एक नियम होता है आर्हेनियस का सिद्धांत, उसको भी हमने समझा कि किस प्रकार उसने बताया कि यदि ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जिसको हम यहां लिखते हैं K = A e⁻ बटे RT, जहां K वेग स्थिरांक, A आर्हेनियस का गुणांक जिसे हम पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कहते हैं, इसे आवर्ती गुणांक भी कहते हैं, EA एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम संक्रियण ऊर्जा कहते थे, R गैस नियतांक, T क्या है, टेम्परेचर है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया और जिसको हमने विभिन्न रूपों में क्या करा, प्राप्त किया। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।